हेलो एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 एक्सरसाइजेस पार्ट 3। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 3 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और पार्ट 2 में क्वेश्चन 4 का A to M तक के एक्सरसाइज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग पार्ट को आज डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। थॉट फॉर स्टूडेंट: द बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। ये है आपके मोटिवेशन के लिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन 4N: कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं 80 ग्राम के अंदर और 10 ग्राम के अंदर, और यहाँ पे हमें एटॉमिक मास गिवन है मैग्नीशियम का भी और ऑक्सीजन का भी। तो क्वेश्चन ये बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप जानते हैं आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, मोल्स इज इक्वल टू मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मास आपको गिवन है 80 ग्राम और 10 ग्राम। मोलार मास गिवन नहीं है लेकिन आपको वो कैलकुलेट करना होगा। तो मोलार मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मास को ऐड कर दीजिए, इट इज़ 40 ग्राम पर मोल। इस तरीके से 80 ग्राम में जो मोल्स आने वाले हैं दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 42 मोल्स, और 10 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर आएंगे 0.25 मोल्स। क्वेश्चन 4O: व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाई बाई। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, CO2 का निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, कंडीशन क्या गिवन है कि एसटीपी कंडीशन पे CO2 के 5 मोल्स के लिए वॉल्यूम क्या होगा और 0.5 मोल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो यूज़ करना है मोलार वॉल्यूम का। हम क्या जानते हैं, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। अब क्योंकि 1 मोल ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर, तो इसलिए 5 मोल CO2 का ऑक्यूपाई करेगा 5 इंटू 22.4 यानी कि 112 लीटर, और 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑक्यूपाई 0.5 इंटू 22.4 दैट इज 11.2 लीटर। तो सिंपली हमें क्या करना है, मोल्स को मोलार वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन 4P, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड का आपको मास निकालना है। KClO3 का क्या निकालना है, आपको मास निकालना है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड। अब किसके लिए निकालना है हमें, दैट इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट STP। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का वो मास निकालना है जो STP पे ऑक्सीजन का हमें 6.72 लीटर वॉल्यूम देता है। हम जानते हैं डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का मोलार मास गिवन है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम क्या आती है कि उन्हें ये इक्वेशन नहीं पता होती है कि पोटेशियम क्लोराइड का जब डिकम्पोजिशन होता है तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनती है। इस इक्वेशन को अगर हम बैलेंस करते हैं तो वो इस तरीके से बैलेंस होगी, 2KClO3 इज इक्वल टू 2KCl प्लस थ्राइस O2। अब हमें पोटेशियम क्लोराइड का वो मास निकालना है जो ऑक्सीजन गैस का हमें कितना वॉल्यूम दे, 6.72 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। वो पोटेशियम क्लोराइड का हमें मास निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, हमें इसी इक्वेशन से इन्फॉर्मेशन लेनी है कि जो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कौन देता है हमें, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर लिबरेटेड बाय 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इस स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन को ही हमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए यूज़ करना है। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि ऑक्सीजन का ये जो वॉल्यूम गिवन है STP पे, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये पहले हमें कैलकुलेट करने होंगे और उसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4। क्योंकि दोनों ही वॉल्यूम हमें लीटर में गिवन है इसलिए हमें कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो जो 6.72 लीटर ऑक्सीजन का वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हमारा काम हो गया।
इस इंफॉर्मेशन को ही हम यूज़ करते हैं और हम ये लिख सकते हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर लिबरेटेड बाय 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। तो इसीलिए जो 0.3 मोल्स को कौन लिबरेट करेगा, 0.3 मोल्स ऑफ O2 आर लिबरेटेड बाय 0.2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, यानी कि ये वाला जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का ये कौन लिबरेट करेगा, 0.2 मोल्स ऑफ KClO3। अब देखिए KClO3 के अगर मोल्स पता है तो आप बड़ी आसानी से उसका मास निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलार मास। कहाँ से आया, देखो मोल्स के लिए आप क्या लिखते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। तो इस तरीके से हम मोल्स कितने हैं 0.2 और KClO3 का आपको मास गिवन है, पोटेशियम क्लोरेट का जो मास गिवन है दैट इज 122.5। सो ये 122.5 है। सो इट इज 24.5 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट दैट इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है। Question 4Q, calculate the number of atoms of hydrogen present in 5.6 gram of urea. Also calculate the number of atoms of nitrogen, carbon और oxygen। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यूरिया का आपको एक मास गिवन है जिसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कैलकुलेट करने हैं। तो क्या हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूला, मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलार मास। तो यहाँ पे जो 5.6 ग्राम यूरिया है इसके अंदर जो यूरिया के मोल्स कितने हैं 0.933 मोल्स। तो मोल्स हमारे पास आ गए। अब हम ये जानते हैं कि अगर हमें मोल्स पता है तो एवोगैड्रो नंबर को यूज़ करके हम एटम्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि यूरिया के 1 मोल के अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और कार्बन कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मोल्स नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यूरिया के 1 मोल के अंदर 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स होते हैं, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन एटम इधर है, 2 हाइड्रोजन एटम इधर है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब ये तो किस में इंफॉर्मेशन है, मोल्स के फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन है। हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स। तो अब हमें क्या यूज़ करना होगा फॉर्मूला, हमें यूज़ करना होगा नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल टू मोल्स इनटू जो भी आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर मोल्स हैं वो, और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन के एटम्स निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0.93 इंटू 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर। हाइड्रोजन के निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 4 मोल्स हैं एक मोल के अंदर। तो ये तो हो गए आपके मोल्स, 4 मोल्स और ये एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से हम कार्बन के और ऑक्सीजन के निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, MST CET में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 4R ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। किसके लिए निकालना है, विच इज प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें सल्फर के कंबशन की रिएक्शन एक्चुअली दी है और वो लिख के नहीं दी है, वो आपको खुद लिखनी होगी। तो सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा है अगर ये सल्फर आप 16 ग्राम लेते हैं तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका कितना मास बनने वाला है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि सल्फर का 1 मोल जब ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करता है तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब देखिए ये तो अंडरस्टूड बात है कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का अगर मोल पता है तो उसका मोलर मास तो आप ऑटोमेटिकली निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, मोल्स ऑफ सल्फर, यानी कि जो 16 ग्राम है उसमें पहले हम मोल्स ऑफ सल्फर निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। सल्फर का मोलर मास कितना होता है 32 ग्राम।
तो इस तरीके से 16 ग्राम के अंदर जो सल्फर के मोल्स आते हैं, 16 ग्राम के अंदर सल्फर के जो मोल्स आते हैं वो आते हैं 0.5 मोल। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे 50% सॉल्व हो गया कि अगर 1 मोल सल्फर से 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो ऑब्वियसली अगर ये मोल आपने 0.5 मोल सल्फर लिए हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड भी कितना बनेगा, 0.5 मोल ही बनेगा। अब सल्फर डाइऑक्साइड का अगर आपको मोल पता है तो मास निकाल लेते हैं। सो मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास। ये फॉर्मूला होता है जो आप सब जानते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलार मास होता है 64 ग्राम, इसीलिए जो 16 ग्राम सल्फर से जो सल्फर डाइऑक्साइड का मास प्रोड्यूस होगा दैट इज 32 ग्राम। सो योर आंसर इज 32 ग्राम of sulfur dioxide will be produced by 16 gram of sulfur. Now question 5a. Explain the need of the term average atomic mass. तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे यूटी में पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है वो हम आपको समझा देते हैं। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ मोर देन 1 आइसोटोप। जैसे आप जानते हैं बोरोन का B10 और B11 ये 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन के भी होते हैं, कार्बन के भी होते हैं। ठीक है, तो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन अकर इन नेचर इन 3 आइसोटोप्स, ये आप जानते हैं C12, C13 एंड C14, ये इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। और जब भी ये आइसोटोप्स आपको गिवन होते हैं तो उनका रिलेटिव अबंडेंस और एटॉमिक मास आपको गिवन होता है, तभी आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर पाते हैं। So atomic mass of such an element having isotopes is the weighted average of atomic masses of its isotopes. Question 5b, explain the molar mass. तो ये बड़ा सिंपल है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, इन ग्राम्स, ये ग्राम्स ये इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड इट्स मोलार मास। जैसे कि वाटर के लिए कितना होता है 18 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए 40 ग्राम होता है। कैलकुलेट करना हम आपको सिखा चुके हैं। एक्सप्लेन मोल कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो पहले समझ लेते हैं कि ये मोल क्या होता है। तो देखिए कोई भी मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये हम जानते हैं। इस दुनिया में जो भी मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास, दैट हैज़ मास और ऑक्यूपाई स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, मैटर। और मैटर को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। ये टाइनी पार्टिकल्स या तो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। तो 12 ग्राम ऑफ एलिमेंट कार्बन, अब कार्बन के हम कौन सा आइसोटोप लेते हैं यहाँ पे C12, उसको और किस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। सो 12 ग्राम ऑफ एलिमेंट कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि कार्बन का अगर आपके पास 12 ग्राम है, मान लीजिए डायमंड का आपके पास 12 ग्राम है, क्योंकि डायमंड कार्बन ही होता है, तो उसके अंदर कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट होंगे, इतने एटम प्रेजेंट होंगे, और इसको क्या कहते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर। तो ये 12 ग्राम क्या है, 12 ग्राम कार्बन का क्या है, 1 मोल कहलाता है। ठीक है, तो अब हम 1 मोल की डेफिनेशन दे सकते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे उसका मोलार मास कहा जाता है। और मोलार मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो अब आप देखिए वाटर के 18 ग्राम को हम क्या कहते हैं, उसका 1 मोल कहते हैं। और 18 ग्राम वाटर 1 मोल के इक्वल होता है, और इसके अंदर कितने H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके 1 मोल के इक्वल होता है, और इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हो गई मोल की बात, लेकिन मोल आप मैटर के लिए कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी मैटर के लिए मोल्स को हम इन 3 तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मैटर का मास दिया है
तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलार मास, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। और जो तीसरा फॉर्मूला है वो गैसेस के लिए है, एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। तो किसी भी गैस का अगर एसटीपी कंडीशन पे कोई वॉल्यूम गिवन है, तो गिवन वॉल्यूम को अगर आप, वो लीटर में होना चाहिए या डेसीमीटर क्यूब में, एक ही बात है, उसको अगर आप 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो आपको उस गैस के लिए उसके मोल्स मिल जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए, इनको यूज़ करना भी आपको आना चाहिए। एक्सप्लेन फॉर्मूला मास विद एन एग्जाम्पल। तो ये मोलर मास की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है कि ये हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। जैसे वाटर के लिए आप क्या निकालते हैं, मोलर मास, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड है जैसे कि सोडियम क्लोराइड और जैसे कि हो गया आपका Na2CO3, तो उनके लिए हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन आप इसको लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेज ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दैट फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसका आप फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे कि आप मोलर मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज इक्वल टू 58.u। एक्सप्लेन मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो ये हम पहले भी आपको वीडियो में समझा चुके हैं, अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 atm, जिसको क्या कहते हैं हम एसटीपी कंडीशन पर। इन कंडीशन पर किसी भी गैस का जो 1 मोल है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब और लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने गैस कौन सी ली है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड ले, चाहे हाइड्रोजन ले, चाहे ऑक्सीजन ले, हर एक गैस इन कंडीशन पे, जो कि क्या है एसटीपी कंडीशन पे, किसी भी गैस का 1 मोल एसटीपी कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, जिसे हम कहते हैं मोलार वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी। अब मान लीजिए आईयूपीएसी ने थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर प्रेशर आप 1 atm की जगह 1 बार लेते हैं तो मोलार वॉल्यूम हो जाता है 22.71 लीटर। क्वेश्चन 5F, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो आप हमारा लेक्चर 71 देखिए, थंबनेल पे आपको लेक्चर नंबर दिख जाएगा, वहाँ पे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है और बच्चों ने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया है। तो समझ लेते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। क्योंकि मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं तो मैटर के बारे में तो पता होना चाहिए। और ये मैटर किससे मिलकर बना है, ह्यूज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो क्या होते हैं, या तो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ दैट मैटर। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट मैटर, मतलब जिन पार्टिकल से वो आपका मैटर बना हुआ है। अब केमिकली हम जो मैटर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो प्योर फॉर्म हम क्यों बोलते हैं कि एलिमेंट, कंपाउंड प्योर फॉर्म क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी मैटर के अंदर एक ही तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, और वो होते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट को हम सब्सटेंस कह सकते हैं, कंपाउंड को भी हम सब्सटेंस कह सकते हैं, लेकिन मिक्सचर को हम सब्सटेंस नहीं कहते हैं। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, दे मे बी सेम काइंड ऑफ एटम्स और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि डायमंड है, डायमंड में क्या होते हैं, सिर्फ कार्बन एटम्स होते हैं। क्लोरीन गैस के अंदर क्या होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे कि Cl2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम से मिलके बने हैं ये, तो है तो भले ही ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन बने तो एक ही तरीके के एटम से है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, एलिमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या तो एक ही तरीके के एटम्स होते हैं या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और पीरियोडिक टेबल में आप जो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स देखते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को भी हम सब्सटेंस कह के बुला सकते हैं।
कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कम से कम 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाते हैं। और केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब एलिमेंट कंपाउंड को बनाते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके वाटर को बनाया, ठीक है, तो वाटर की प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं किसके, कंपाउंड के, वो होते हैं सेम काइंड ऑफ हेटेरो एटोमिक मॉलिक्यूल। मतलब होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स तो किस में जाएंगे, एलिमेंट की कैटेगरी में, और हेटेरो एटोमिक मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, कंपाउंड की कैटेगरी में। अब किसी भी कंपाउंड का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है, इसलिए उस कंपाउंड का एक डेफिनेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे वाटर को आप कभी भी जब लिखते हैं तो H2O ही लिखते हैं, आप H2O2 या H2O3 कभी नहीं लिखते हैं। अमोनिया के लिए आप हमेशा NH3 ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। ग्लूकोज के लिए आप हमेशा C6H12O6 ही लिखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कंपाउंड के लिए ये जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स होता है, एलिमेंट और मिक्सचर के लिए फिक्स नहीं होता है, इसीलिए कंपाउंड्स का एक डेफिनेट कंपोजिशन होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप प्राउस्ट सर का पढ़ ही चुके हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। तो मिक्सचर्स किससे बनते हैं, सब्सटेंस के को मिक्स करने से, यानी कि एलिमेंट प्लस कंपाउंड या कंपाउंड को मिक्स करके आप मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो जिन कंपोनेंट से मिलके बना होता है उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है। तो यहाँ पे सब्सटेंस और कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो मिलके आपस में, जो मिक्स होके आपस में उस मिक्सचर को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं मिक्सचर डोंट हैव डेफिनेट कंपोजिशन। कैसे, आपने शुगर सॉल्यूशन बनाया तो चाहे वाटर के अंदर आप 1 चम्मच शुगर घोलिए चाहे 2 चम्मच शुगर घोलिए, बनेगा तो मिक्सचर ही ना, और उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है। तो इसीलिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। और वो क्या होती है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मैनी मोल। अब बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, जो कि क्या है, मिक्सचर्स के टाइप्स हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, ये सब क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो ध्यान रखना है सॉल्यूशंस होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दूसरे में, उनके पार्टिकल्स आप उनको फिर सिंपली फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें आते हैं कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स ये क्या होते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। कोलाइड्स के एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, बटर, फॉग, फ्यूम्स, ये सब कोलाइड के एग्जाम्पल है। सस्पेंशन के एग्जाम्पल सॉइल इन वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर। तो आज हमने पार्ट 3 में इसको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने चैप्टर 1 के डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। हर रिवोल्यूशन के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।